हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान और आज हम इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है सिटी या फिर स्टेट। ठीक है, सिटी में हम कहेंगे सॉवरेन इंडिपेंडेंट सिटी, और स्टेट के अंदर तीन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूट करके स्टेट बनते हैं, दैट इज़ टेरिटरी, गवर्नमेंट और पॉपुलेशन। ओके, उसके बाद हम सॉवरेन की बात करते हैं। सॉवरेन क्या होता है? इंडिपेंडेंट होना, राइट। उसमें क्या आती है हमारी चीज़ें? कोई भी सिटी 100%, कोई इंडिविजुअल, कोई भी 100% सॉवरन नहीं है। इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट 100% सॉवरन, बिकॉज इंडिया ने भी बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल UN, यूनाइटेड नेशंस वाली, और WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी ट्रीटीज, या बाउंडेड है वो 100% सॉवरन होने के लिए। सिटी स्टेट के बाद वर्ड पॉलिस के अंदर हमारे पास नेशन आता है। नेशन एक ग्रीक वर्ड है जो कि नेशन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नासिस। नासिस का मतलब होता है किंगशिप या फिर सेंस ऑफ यूनिटी, राइट। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया को नेशन कंसिडर नहीं किया, एंड ड्यू टू दैट रीज़न वॉज कि हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे डाइवर्स कल्चर से कॉन्स्टिट्यूटेड है, और बहुत सारे डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स जुड़े हुए हैं हमारे इंडिया से। इसलिए हम उसको प्राउडली कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एंड अब हम नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो एमर्ज हुआ था एंशिएंट पीरियड में, और इसमें फंडामेंटल रूल बुक 3R से रिलेटेड होती है, रूल्स, रेगुलेशंस और रिलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन 2 टाइप्स का होता है, रिटन और अनरिटन। रिटन वाला इंडिया हम यूज़ करते हैं और अनरिटन ब्रिटेन में है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कंसेप्ट आता है, बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, दोनों एट अ सेम टाइम, उनका ब्लेंड है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं। पहले के टाइम में मोनार्क एंड किंग हैज़ द एब्सोल्यूट पावर। सारी की सारी पावर सिर्फ किंग के पास होती थी। सो द मोनार्क हैज़ 3 पावर्स, 3 organs, which is executive, legislature and judiciary, means implementing, interpreting and as well as making of law। तीनों के तीनों जो काम होते थे वो मोनार्क के ही होते थे, तो कोई भी उनको क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि आप ये ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे पावर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गई थी, राइट। उसके बाद इस चीज़ से एक सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका डिवीजन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया। डिवीजन ऑफ पावर या फिर सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें तीनों ऑर्गन्स को डिफरेंट कर दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया, दैट इज़ लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हम बात करते हैं इनके चेक्स और बैलेंसेस की। जब हमने पावर को सेपरेट किया तो लिमिटेड पावर हो गई, लिमिटेड गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद उस पावर को सेपरेट करने के बाद चेक्स और बैलेंसेस रखे गए, जिससे कोई भी किसी के ऊपर हावी नहीं हो सकता। फिर हम बात करते हैं कि लिमिटेड पावर हुई। पहले किंग के पास एब्सोल्यूट पावर थी, फिर जब हमने सेग्रीगेट की तो लिमिटेड पावर आ गई। उसके बाद हमने आर्बिट्रेरी पावर को लिमिट करने के लिए एक कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। उसके अंदर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल टू लिमिटेड पावर, लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। Earlier, the power of king was absolute, but now the power of king is limited. So, इसी के साथ इस पावर को, आर्बिट्ररी पावर को लिमिट करने के लिए एक कंसेप्ट आता है, इस्टेब्लिश किया जाता है रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब होता है नो वन इज अबव द लॉ। नाउ एक कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज इक्वल टू रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू लिमिटेड गवर्नमेंट। अब हम हिस्ट्री की अंडरपिनिंग्स की बात करेंगे। हिस्ट्री का अंडरपिनिंग का मतलब होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी हिस्ट्री क्या है। इसके अंदर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कंपनी रूल 1773 से लेके 1857 तक, और क्राउन रूल 1857 से लेके 1947 तक। फॉर्मेशन हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटेन के अंदर। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग लाइसेंस और रॉयल चार्टर दिया गया। रॉयल चार्टर किस चीज़ से रिलेटेड था? मोनोपोली करने के लिए ट्रेड से इंडिया के अंदर।
फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग पोर्ट्स इस्टेब्लिश करे। मेनली उन्होंने स्टार्टिंग में 4 ट्रेडिंग पोर्ट्स इस्टेब्लिश किए थे। उनको याद रखने का आप तरीका ऐसे कर सकते हैं, सर मैं बेबस नहीं चालाक हूँ, दैट इज़ सूरत, मद्रास, बॉम्बे एंड देन कैलकाटा। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके पास मनी भी थी और मसल पावर भी थी। इसका मतलब उनके पास एब्सोल्यूट पावर थी। 1764 के अंदर बैटल ऑफ बक्सर होती है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध मुगल के बीच में होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और कॉन्क्लूड होती है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साथ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर दीवानी राइट्स मतलब रेवेन्यू कलेक्शन प्लस सिविल केसेस, जो लोग भी टैक्स नहीं पे करते हैं गवर्नमेंट के अंदर, उनके ऊपर सिविल केसेस गवर्नमेंट इम्पोज करती है। सिमिलरली वैसे ही दीवानी राइट्स या फिर आप रेवेन्यू कलेक्शन प्लस सिविल केसेस बोल सकते हैं, वो सारे के सारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बहुत सारा रेवेन्यू आने लग जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट हो जाती है एंड वेल्दी हो जाती है, और वो लोग ब्रिटिशर से लोन की डिमांड करते हैं और दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए हैं। इस सब को कंट्रोल करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की इन बिहेवियर को, इन हरकतों को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को लाया जाता है। अब हम उसी को ही स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से। इसमें इस्टेब्लिश हुई थी एक काउंसिल गवर्नर जनरल की, जिसमें 4 मेंबर्स गवर्नर जनरल और इसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता है। साथ ही साथ ऑफिशियल्स को कहा गया था कि किसी भी प्राइवेट ट्रेड में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी से कोई गिफ्ट्स नहीं लेने हैं। उसके साथ साथ इस्टेब्लिश हुई थी सुप्रीम कोर्ट, जिसके CGI MP थे। उसके साथ साथ जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज वॉरेन हेस्टिंग्स। उनके अंडर सब ऑर्डिनेट करने के लिए बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे। उसके बाद एक और चीज़ थी, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको सेटअप किया गया टू रिपोर्ट द रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री। इनके ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, जिसकी वजह से हमें इसको विड्रॉ करना पड़ा और एक और एक्ट देनी पड़ी। चलिए ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। पहला ड्रॉबैक ये था कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स थी वो डिफाइंड नहीं थी। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि जो भी इनको रोका गया था, प्रोहिबिट किया गया था कि आपको प्राइवेट ट्रेड नहीं करनी, बट देयर वाज नो पनिशमेंट मेंशन्ड। थर्ड ड्रॉबैक ये था कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, राइट। और फोर्थ ड्रॉबैक ये था कि देयर वाज नो मैकेनिज्म टू रीड, टू नो द रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, चेक करने के लिए कि वो करेक्ट हैं या नहीं। इस सब को ख़त्म करने के लिए, इस सब को, ये सारे के सारे ड्रॉबैक्स को यूज़ करने के लिए हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 इनटू पावर आई और उस पर काम कर। दिस एक्ट एग्जम्प्टेड the Council of Governor General to jurisdiction of SC. Here, Hindu trials were according to Hindu law and Muslim according to Mohammedan law. Here, the Governor General Council reports are under provisional courts instead of Supreme Court, and for the first time British intervene in companies' operations.